नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब वक्त है प्रहार का। बंगाल में भगवा रंग चढ़ चुका है। बीजेपी की नजर अब पंजाब पर है। बागी सांसदों को लेकर पंजाब की आप सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त हलचल है। बड़ी खबर यह है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसको लेकर सीएम मान विधायकों को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने पहुंचे हैं। सीएम मान राष्ट्रपति से दल बदल विरोधी कानून के तहत उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय ने अकेले सीएम मान को मिलने का समय दिया है, इसके बावजूद वो अपने विधायकों के साथ दिल्ली आ रहे हैं। तो ये सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई है, ये मैसेजिंग की लड़ाई है या फिर चर्चा में बने रहने की लड़ाई है, क्योंकि ना तो भगवंत मान सरकार पर कोई खतरा है और ना राज्यसभा सांसदों के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाने से कोई सरकारें गिरा करती हैं, ना ही इन राज्यसभा सांसदों पर दल बदल कानून जो है वो लग सकता है, क्योंकि अगर 2/3 सांसद किसी भी पार्टी के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो पार्टी का विलय माना जाता है। दल बदल कानून उन पर नहीं लगता है। तो अब भगवंत मान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे की साफ साफ वजह है कि अब पंजाब के जो चुनाव है, पंजाब में जो इलेक्शन है वो बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में भगवंत मान को जनता के सामने रखने के लिए कुछ चाहिए और अब भगवंत मान विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलेंगे भगवंत मान। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि भगवंत मान को अकेले मिलने की इजाजत राष्ट्रपति से मिली है, लेकिन वो अपने पूरे दल बल के साथ आ गए, अपने तमाम विधायकों के साथ आ गए, बाकायदा बस लेकर भगवंत मान आए हैं। अब इससे क्या हासिल होगा भगवंत मान का, ये तो भगवंत मान ही जाने, तो आम आदमी पार्टी ही जाने, लेकिन यह तय है कि पंजाब से लेकर दिल्ली में इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है। अब बंगाल जीतने के बाद बीजेपी का नेक्स्ट टारगेट पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। ऐसे में बंगाल के नतीजों के बाद बाकी राज्यों में खलबली मचना जाहिर बात है। भगवंत मान से पहले राघव चड्ढा ने हालांकि राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राघव चड्ढा ने कहा है कि पंजाब सरकार ने उन पर फर्जी मुकदमे लगाए, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया है। ये राघव चड्ढा की तरफ से राष्ट्रपति के सामने बताया गया है। भगवंत मान अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलते उससे पहले ही राघव चड्ढा, जिन्होंने बगावत करते हुए अपने साथ तमाम 6 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी में शामिल करवाया था, वो राघव चड्ढा राष्ट्रपति से मिल चुके हैं और राष्ट्रपति से मिलकर ये बता चुके हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन पर फर्जी मुकदमे पंजाब सरकार ने चलाए हैं। तो अपनी शिकायत राघव चड्ढा पहले ही दर्ज करवा चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भगवंत मान जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे तो उनकी तरफ से क्या बातें रखी जाती हैं। जब तक हम तमाम सांसद आम आदमी पार्टी के साथ थे, तब तक हम बड़े आज्ञाकारी और संस्कारी थे। हमने आम आदमी पार्टी को सिद्धांतिक कारणों से छोड़ा तो हम भ्रष्टाचारी बन गए। हम पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, पंजाब स्टेट मशीनरी को मिसयूज और अब्यूज किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने रखी हैं। उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन का भी और संविधान की प्रोटेक्शन का भी हमें आश्वासन दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं पंजाब सरकार के अधिकारियों को खास तौर पे कि इस प्रकार के डेंजरस गेम जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता और ओएसडीज खेलना चाहते हैं, उससे बचिए। चंद महीनों की ये सरकार रह गई है, ये सरकार चली जाएगी, ये सब लोग शताब्दी में बैठ के दिल्ली आ जाएंगे। क्या आप संपर्क में इनका कोई भविष्य पंजाब में नहीं है। आप लोग अपनी नौकरी को और अपने पूरे करियर को जोखिम में मत डालिए, कानून और संविधान के साथ खड़े रहिए। विधायक संपर्क में आपके जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद नहीं, बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की एक राज्य में सरकार है और एक राज्य में पुलिस है उनके पास। भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में सरकार है और 21 राज्यों में उनके पास पुलिस है। तो ये सब कुछ पंजाब इलेक्शन को लेकर है। बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, ये उसका इंपैक्ट है जो पंजाब की सियासत में देखने को मिल रहा है। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास सीधा चलेंगे। भास्कर, सबसे पहले आप तो मुझे समझाइए कि भगवंत मान करना क्या चाहते हैं? उनकी सरकार पर कोई खतरा है नहीं, राज्यसभा सांसदों के जाने से कोई सरकार गिरती है नहीं, 2/3 सांसदों के मूव होने से उन पर दल बदल कानून लग नहीं सकता है, तो वो करना क्या चाहते हैं? देखिए, 2 चीज़ है। जैसे ही आम आदमी पार्टी के 7 सांसद छोड़ के चले गए, उसके बाद से ये
खतरा और प्रबल हो गया था। इस तरह की खबरें आने लग गई थी कि पंजाब में भी विधायकों में नाराजगी है, हो सकता है कि कुछ और विधायक जा सकते हैं, हो सकता है जो लोकसभा के 3 सांसद हैं उसमें से 2 सांसद चले जा सकते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया कि पंजाब की जो विधानसभा है उसमें फिर से एक बार शक्ति परीक्षण करेंगे और वहां पे शक्ति परीक्षण करने के बाद राष्ट्रपति से समय मांगा और राष्ट्रपति से समय मांग के ये कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जो विधायक, जो पंजाब के मंत्री राज्यसभा सांसद चुन के भेजते हैं उनको पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनको वापस बुला ले। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरह की मांग को लेकर समय मांगा गया था और समय मिला भी। समय मिला सिर्फ भगवंत मान को, पंजाब के मुख्यमंत्री को, लेकिन उनको ये भी दिखाना था कि उनके साथ पूरी पार्टी है, उनके साथ सभी विधायक, सभी मंत्री हैं। लिहाजा ये फैसला लिया गया कि सारे मंत्री और विधायक बस में बैठ के सुबह सुबह चंडीगढ़ से निकलेंगे और 12 बजे का समय मिला है भगवंत मान का, तो भगवंत मान तो अंदर चले जाएंगे राष्ट्रपति भवन और रफी मान को यहाँ पे बैठ के एक तरह राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर लेंगे, लेकिन इससे हासिल करेंगे क्या, ये अब एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए। और पंजाब की सियासत में जो गर्मी है, जो दिल्ली तक महसूस की जा रही है, क्यों है? इसलिए क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना इंडिया अलायंस के लोग नहीं कर रहे थे, जिसकी कल्पना विपक्ष नहीं कर रहा था। बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने नई सरकार के शपथ ग्रहण की डेट अनाउंस कर दी है। 9 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए सीएम की रेस में शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं। इस समय कोलकाता में शुवेंदु बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता का किला ढहा दिया, वो शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने न सिर्फ 2021 में अपने घर पर नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया, बल्कि 2026 में ममता के घर जाकर ममता बनर्जी को भवानीपुर में 15,000 वोटों से हराया है। वो शुवेंदु अधिकारी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, उत्साह में भी नजर आ रहे हैं और उन्हीं का नाम है जिन्हें प्रबल दावेदार समझा जा रहा है पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर। अब आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो बीजेपी दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर बात है, पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, तो उन कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना बड़ा जरूरी है, जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। मुश्किल हालातों में भी बीजेपी के लिए कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम करते रहे। मुश्किल हालात में इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर पश्चिम बंगाल में काम करना कभी आसान नहीं रहा। राजनीतिक हिंसाएं होती रही और कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर बर्बाद हो गए, कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जानें चली गई। ये सब कुछ शुवेंदु अधिकारी जानते हैं, इसलिए आज बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 9 मई को बंगाल में बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, लेकिन ये कौन होगा, इस पर चर्चाएं बाकी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि बंगाल में सिर्फ सरकार और सीएम बदलना बीजेपी का लक्ष्य नहीं है, बंगाल की पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलना बीजेपी का टारगेट है। तो यही बीजेपी बार बार कह रही है कि बीजेपी को यह ध्यान रखना है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन उन्हें टीएमसी नहीं बनना है, टीएमसी वाली राजनीति नहीं करना है। बंगाल को इस हिंसक प्रवृत्ति से बाहर निकालना है। सारा देश में जश्न मनाया गया बंगाल का। ये श्यामा प्रसाद के भूमि पे श्यामा प्रसाद का सरकार बन रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंग हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे। इतना बड़ा जीत, हमारा दायित्व भी उतना बड़ा है। सिर्फ एक सरकार बदलना, मुख्यमंत्री बदलना हमारा लक्ष्य नहीं था। हम लोग इस पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, जो सामाजिक बहुत्ववाद है, सोशल प्लूरलिज्म, उसको वापस लाना है। 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी।
अंग बंग और कलिंग ये फतह करने के बाद बीजेपी के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। बीजेपी के नेता ये जानते हैं, इसलिए 9 मई को बीजेपी की सरकार का गठन हो जाएगा। और प्राथमिकता क्या है बीजेपी सरकार की? प्राथमिकता ये है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसक प्रवृत्ति रही है, जिस तरीके का हिंसक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, उससे पश्चिम बंगाल को मुक्ति दिलानी है। पश्चिम बंगाल में विकास करना है, महिलाओं से जो वादे किए हैं वो पूरे करने हैं। इसलिए 9 मई को बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और जाहिर बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो यह भव्य होगा, बड़ा होगा। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, खुद प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि वादा करके गए हैं पश्चिम बंगाल की जनता से। अब बंगाल विजय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का भी बड़ा रोल है। वो बंगाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आज जब कोलकाता में उनसे नए मुख्यमंत्री को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। कोई दिल्ली में बैठक होने जा रही है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी को बुलाया। मुख्यमंत्री के बारे में क्या होगा? सभी को धन्यवाद। अभी आप कुछ मीटिंग बुलाया? कोई दिल्ली में बैठक होने जा रही है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया। अभी ऐसा भी तय होगा तो बताएंगे जब आप दिल्ली जा रहे हैं सर? अब दिल्ली में कुछ मीटिंग है क्या? शुभेंदु अधिकारी भी जा रहे हैं सर? तो आपने देखा, सुनील बंसल इस सवाल को टालने की कोशिश तो कर रहे हैं। और यही बीजेपी की खूबी है, यही बीजेपी की खासियत भी है कि जब तक सीएम का नाम फाइनल नहीं होता है, जब तक सीएम के नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर नहीं लगती है, तब तक वो नाम सामने नहीं आता है। और बीजेपी अक्सर अपने फैसलों को लेकर जो है चौंकाती भी है जनता को। हालांकि अगर असम का इतिहास देखें तो हिमंता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, काफी मेहनत उन्होंने की थी और बीजेपी ने काफी भरोसा उन पर जताया था और हिमंता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। और इस बार हिमंता ने अपने चेहरे पर असम में कमाल करके दिखाया है। तो अगर इस हिस्ट्री को बीजेपी पश्चिम बंगाल में दोहराएगी तो नाम शुभेंदु अधिकारी का हो सकता है। बंगाल का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर हलचल तेज है। शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने नया बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करेगी, सबको साथ लेकर एक स्वस्थ, सुंदर और उन्नत राज्य बनाएंगे। बंगाल के लोगों की सेवा करना नई सरकार का सबसे अहम मकसद होगा। तो शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से एक लीड चेहरे के तौर पर इस वक्त नजर भी आ रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि पोस्ट भी उन्होंने एक लंबा चौड़ा किया है सोशल मीडिया पर और ये कहा है कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता क्या होने जा रही है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओंकार, देखिए, बीजेपी को जो लोग जानते हैं, बीजेपी को जो लोग समझते हैं, ये बात उनको पता है कि जब तक विधायक दल की बैठक में नाम पर मुहर नहीं लगेगी, नाम सामने नहीं आएगा, सिर्फ अटकलें हैं। और इन अटकलों में सबसे प्रबल नाम या सबसे आगे दौड़ता हुआ नाम शुभेंदु अधिकारी का भी है। आज कार्यकर्ताओं से मिलना, पोस्ट करके बीजेपी सरकार की प्राथमिकता बताना इशारा कर रहा है कि शुभेंदु अधिकारी एक प्रबल दावेदार है। जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी तो दावेदार है, लेकिन अभी तक विधायकों की जो बैठक है उस बैठक पे जब तक मोहर नहीं लगेगा तब तक ये नाम सामने नहीं आ पाएगा। हालांकि समीक भट्टाचार्य से भी मैंने बात किया था इस बारे में, तो समीक भट्टाचार्य का कहना है कि ये एक सिस्टमेटिक पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी में तब तक ये नाम सामने नहीं आ पाएगा जब तक सभी को सब विधायकों के साथ बातचीत, पार्टी के जो उचित नेतृत्व है उनके साथ बातचीत, ये बातचीत होने के बाद ही तय हो पाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे बंगाल के आने वाले दिनों में। तो दावेदारी की बात किया जाए तो दावेदारी में सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जैसे कि देखा गया था ममता बनर्जी को नंदीग्राम में पहले हरा चुके हैं। इस बार जैसे कि देखा गया कि वो ममता बनर्जी के जो गढ़ माने जाते थे, यानी कि भवानीपुर क्षेत्र में वो 15,000 से भी ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हराया है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक अटकलें लगाया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े दावेदार है। क्योंकि लगातार देखा गया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, उनके जितने भी भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ लगातार शुभेंदु अधिकारी वोकल थे, लगातार जमीन को कस के पकड़े हुए थे और लगातार अलग अलग जगह पे जाके ममता बनर्जी का पिछले 15 सालों में जो भ्रष्टाचार किया गया, जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, उन पर लगातार जोर लगाए शुभेंदु अधिकारी। तो ये तो काफी साफ है कि शुभेंदु अधिकारी एक दावेदार है। हालांकि जब तक ये मोहर नहीं लग जाता तब तक ये कह पाना मुश्किल है, गृह मंत्री अमित शाह का उन्हें 2
दो सीटों से लड़ाना और फिर भवानीपुर में शुवेंदु के नामांकन के दौरान मौजूद रहना और वहीं से ऐलान करना कि वो पश्चिम बंगाल में 15 दिन कैंप करने वाले हैं, भव्य रोड शो करना, संकेतों को पढ़ें तो शुवेंदु अधिकारी एक प्रबल दावेदार, एक प्रमुख चेहरा नजर आते हैं, लेकिन ये बीजेपी है, अपने फैसलों से चौंकाती है, तो थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। शुक्रिया ओंकार तमाम जानकारी के लिए। तो शुवेंदु सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो उधर ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, अपनी हार से बौखला गई हैं। ममता का पब्लिक खुलेआम विरोध भी कर रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कल शाम शेखावत काउंटिंग सेंटर पहुंची ममता के सामने शुवेंदु अधिकारी जिंदाबाद के नारे लगे। ममता बनर्जी वापस जाओ के नारे भी ममता के सामने लगाए गए। ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, घोटालाबाज ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, एक कलंकारी ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, चोर ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, चोर ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, चोर ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, चोट चोट चोट्टा अभिषेक सीटा, चोट चोट चोट्टा अभिषेक सीटा, चोर ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, एक का नारा, एक का नारा, एक का नारा, एक का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक का नारा, एक का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, शुवेंदु अधिकारी जिंदाबाद, 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 शुवेंदु अधिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। जिस जय श्री राम के नारे को लेकर पश्चिम बंगाल में कभी विवाद हुआ करता था, आज पूरे पश्चिम बंगाल में जय श्री राम की गूंज और भगवा रंग देखने को मिल रहा है। अब ममता बनर्जी की हार बड़ी क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल नहीं हारी, अपनी सीट, अपना गढ़, अपना घर भी नहीं बचा पाई हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों से शिकस्त दी। ममता को हराने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता का राजनीतिक संन्यास हो गया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भवानीपुर के हिंदुओं ने उन्हें खुलकर वोट दिया। शुवेंदु ने लेफ्ट का वोट भी अपने पक्ष में ट्रांसफर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने राजस्थान के राजेंद्र राठौर और गुजरात से आई टीम का विशेष रूप से धन्यवाद भी दिया। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का लूज वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र राठौर जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। बंगाल में 15 साल बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। 35 साल का शासन हटाकर ममता बनर्जी ने 15 सालों तक बंगाल पर राज किया और अब टीएमसी को हटाकर पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। पिछली बार 77 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 206 सीटें जीती है, यानी 129 सीट का इजाफा बीजेपी को हुआ है। वहीं पिछली बार 215 सीट जीतने वाली टीएमसी इस बार सिर्फ 81 सीट पर ही सिमट गई। टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान हुआ है।
हालांकि कांग्रेस को 2 सीट का फायदा हुआ है। पिछली बार 0 पर आउट होने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीट जीतने में कामयाब रही। अन्य के खाते में पिछली बार 2 सीटें गई थी, इस बार 4 सीट गई हैं, जिसमें 2 सीट हुमायूं कबीर की हैं। हुमायूं कबीर दोनों सीट से चुनाव जीत गए। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के वोट शेयर में 7.44% का इजाफा हुआ है, जबकि ममता बनर्जी को इतने ही वोटों का डेंट लगा है। 7.7% की गिरावट ममता बनर्जी के वोट शेयर में आई है। कांग्रेस ने 2 सीटें जरूर जीती, लेकिन उनका वोट शेयर भी गिरा है। लेकिन इस बार कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब जरूर हो पाई है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत और दीदी की करारी हार क्यों हुई, कैसे बंगाल को भयमुक्ति मिली और भरोसे की जीत हुई, इसके कई फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर पश्चिम बंगाल में है हिंदुओं की एकजुटता। इस बार बीजेपी फोकस थी हिंदू वोटों को लेकर। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी के पक्ष में गया। दूसरा बड़ा फैक्टर है महिला वोटर्स का। बीजेपी ने महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए खाते में डालने वाली योजना का ऐलान अपने संकल्प पत्र में किया और इसका फायदा बीजेपी को ग्राउंड पर हुआ। दीदी के लिए नुकसान यह हो गया कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस, हुमायूं कबीर और लेफ्ट भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में सफल रहे। ममता सरकार की 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी दीदी के खिलाफ गई। टीएमसी का भ्रष्टाचार और सिंडिकेट से लोग नाराज थे। बिगड़ती कानून व्यवस्था से बंगाल के लोग परेशान थे। इसके अलावा मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति काम कर गई, जिसका नतीजा यह है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। और अब आइए बात कर लेते हैं बिहार की। यहां भी बीजेपी ने पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना लिया है सम्राट चौधरी। उनके शपथ ग्रहण की तारीख फिक्स हो गई है। 2 दिन बाद 7 मई को सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 27 मंत्री शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सभी बड़े नेता पटना पहुंचेंगे। पिछले महीने केवल सीएम सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी। अब बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 11 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी के 2 विधायक मंत्री बनेंगे, जबकि हम और आरएलएम से एक मंत्री शपथ ले सकता है। गांधी मैदान में 7 तारीख को 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का, जिसमें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे बिहार के एनडीए के। प्रधानमंत्री अंग बंग और कलिंग का जिक्र करते हैं। इसमें अंग यानी बिहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां भी ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना है, और वो हैं सम्राट चौधरी, जो 1 महीने पहले शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब अपने कैबिनेट विस्तार उनका होगा और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में क्या तैयारी चल रही है, और इसको लेकर हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में मंत्रियों का शपथ ग्रहण 6 मई को होना है। पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। विशाल मंच तैयार किया जा रहा है। यही वो मंच होगा जहां पर तमाम वीवीआईपी बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। बंगाल में मिली जीत के बाद बिहार में मंत्रियों के इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य स्तर पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आगे के हिस्से में देखिए 3 बड़े बड़े पंडाल यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, और ठीक मैदान के पीछे के हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। पटना एयरपोर्ट जब वो पहुंचेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो सीधे गांधी मैदान में लैंड करेंगे। और पूरा मैदान चूंकि लोगों से खचाखच भरा होता है, इससे पहले भी यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। 4 मई 2026 ये तारीख हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद रखेगा। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की पूरी पॉलिटिक्स पलट गई। 15 साल के बाद ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ फेंकी गई। तमिलनाडु में स्टालिन की एंटी सनातन सरकार चली गई। असम में बीजेपी ने हैट्रिक बनाई और सेंचुरी लगाई। केरल में लेफ्ट की सरकार गई। अब हिंदुस्तान में लेफ्ट का रूल खत्म हो गया। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार वापस आ गई। 5 राज्यों में 3 एनडीए के पक्ष में आई, एक में कांग्रेस और एक में एक्टर विजय। सबसे बड़ी स्टोरी है बंगाल।
बीजेपी और जनसंघ को जन्म देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल पर बीजेपी ने अपना झंडा लहराया। पहली बार बंगाल में हिंदुत्ववादी पार्टी सत्ता में आई। 5 राज्यों के रिजल्ट आसानी से समझते हैं इस रिपोर्ट में। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बंगाल का नतीजा ऐसा ही है। यकीन करना मुश्किल था, मगर सच यही है। बंगाल अब मोदी युग में प्रवेश कर चुका है। बंगाल अब मोदीमय हो चुका है। बंगाल जीतना मोदी के लिए एक सपने जैसा था। वो सपना जो मोदी के आने के बाद 16 में टूटा, 21 में टूटा, लेकिन 26 में साकार हो गया। 4 मई से पहले सिर्फ मोदी और शाह को यकीन था कि बंगाल का नतीजा चौंकाने वाला होगा, टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और नतीजे वाले दिन बीजेपी का ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी भी खुद मोदी ने ही की थी। मोदी ने कहा था कि नतीजों के बाद शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मोदी ने जो कहा वही हुआ। बंगाल में पहली बार कमल खिल ही गया। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है। ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। मोदी की बंगाल जीत के 5 फार्मूले हैं। नंबर 1 हिंदुओं का एक होना, नंबर 2 महिलाओं का एकजुट होना, नंबर 3 लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 4 मुस्लिम वोट में टूट और नंबर 5 भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के खिलाफ गुस्सा। ये मोदी पर बंगाल के भरोसे की जीत है। ये भय पर मोदी की विजय है। बंगाल के वर्डिक्ट ने मैसेज दे दिया है कि अब बंगाल में कानून का राज चलेगा, सिंडिकेट का काम तमाम होगा। गुंडे या तो अब घर में दुबक कर बैठेंगे या सरेंडर करेंगे। कट मनी के राज का द एंड होगा। सही मायनों में अब जाकर बंगाल को 74 साल में पहली बार आजादी मिलने वाली है। बंगाल ने आज तक मोदी का राज देखा ही नहीं है। बंगाल को पता ही नहीं था कि मोदी सरकार कैसे चलाते हैं। अंग यानी बिहार में बीजेपी लेड एनडीए की 17 साल से चली आ रही जीत वाली पार्टनरशिप है। कलेंग यानी ओडिशा में 24 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेडी को हराकर बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन बंग यानी बंगाल आते आते बीजेपी को लंबा इंतजार करना पड़ा। 1982 में पहला बंगाल चुनाव लड़ने के 44 सालों के बाद बंगाल में कमल खिला और अब बीजेपी ये कह सकती है कि उसका शासन गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक है। अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। बंगाल की जीत ने इन शब्दों को भी चरितार्थ कर दिया है। जो जनसंघ 1951 में वजूद में आया, जिस जनसंघ के जन्मदाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आते आते 75 साल लग गए। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। पिछले साल
14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। 4 मई बंगाल में पहली बार आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। दीदी के हाथ से 15 साल पुरानी सत्ता निकल गई। मोदी है तो नामुमकिन भी मुमकिन है। बंगाल के नतीजों ने आज ये बात भी शीशे की तरह साफ कर दी। 4 मई का फाइनल स्कोर कार्ड देख लीजिए। बंगाल में मोदी की सुनामी, बीजेपी की डबल सेंचुरी, 2/3 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी की विक्ट्री। असम में मोदी की सुनामी, बीजेपी की हैट्रिक। पुडुचेरी में मोदी मैजिक, एनडीए को बैक टू बैक 2 चुनाव में जीत। तमिलनाडु से स्टालिन साफ, केरल से लेफ्ट का काम तमाम। मोदी ने यहां भी बढ़ाया बीजेपी का ग्राफ। तमिलनाडु में 2021 के 2.62% वोट शेयर से इस बार 3.04% वोट शेयर। केरल में 2021 के 11.30% वोट शेयर से इस बार 11.56% वोट शेयर। यानी 5 राज्यों के नतीजों में कहने को स्कोर मोदी के फेवर में 3-2 हो, लेकिन बाकी 2 राज्य केरल और तमिलनाडु में भी गेन मोदी ने ही किया है। आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरल की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत
किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के नक्शे पर हर तरफ भगवा ही भगवा है। देश की 78% जनसंख्या पर बीजेपी का राज है। देश के 72% क्षेत्रफल पर बीजेपी की सरकार है। उत्तर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, विरोधियों का ग्राफ घटा है। बंगाल तो बस इस कहानी का एक नया चैप्टर है और बीजेपी के इस बंगाल वाले चैप्टर के मेन कैरेक्टर नरेंद्र मोदी हैं। असली धुरंधर मोदी ही हैं। मोदी ने बंगाल कैसे जीता, मोदी ने असंभव को संभव कैसे किया, दीदी के किले में सेंध कैसे लगाई, मोदी ने बंगाल में जीत वाले फॉर्मूले को कैसे क्रैक किया, सब बताएंगे आपको। मगर पहले कुछ फैक्ट्स देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि बंगाल में मोदी की जीत हिस्टोरिकल क्यों और कैसे है। 2006 के बंगाल चुनाव में 1.93% वोट शेयर, 2011 के चुनाव में 4.06% वोट शेयर, 2016 के चुनाव में 10.16% वोट शेयर, 2021 के चुनाव में 38.15% वोट शेयर और अब 2026 के चुनाव में 45.43% वोट शेयर। यानी बंगाल के इन 5 चुनाव का वोट शेयर पैटर्न बता रहा है कि बीजेपी जहां खाता खोलती है वहां जरूर आगे बढ़ती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। 0 सीट से पहले 3 सीट तक का सफर तय किया, फिर 3 से 77 पर पहुंची और आज उसी बंगाल में बीजेपी 2021 के 77 से 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। बंगाल में आजादी के बाद से 1977 तक यानी 25 से 30 साल तक कांग्रेस का शासन देखा। 1977 से 2011 यानी 34 साल तक बंगाल ने लेफ्ट का शासन देखा। फिर 2011 से 2026 यानी 15 साल तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रही और हर बार बंगाल ने क्लियर मेजॉरिटी ही दी। 1977 में लेफ्ट फ्रंट को 231 सीट, 1982 में लेफ्ट फ्रंट को 238 सीट, 1987 में लेफ्ट फ्रंट को 251 सीट, 1991 में लेफ्ट फ्रंट को 245 सीट, 1996 में लेफ्ट फ्रंट को 203 सीट, 2001 में लेफ्ट फ्रंट को 199 सीट, 2006 में लेफ्ट फ्रंट को 235 सीट, फिर 2011 में टीएमसी का दौर आया। बंगाल ने दीदी को 238 सीटें दी, 2016 में टीएमसी को 211 सीटें दी, 2021 में 215 सीटें दी और इस बार यानी 2026 में भी बंगाल ने क्लियर मेजॉरिटी ही दी है। बीजेपी को 200 के पार पहुंचा दिया है। यानी बंगाल जब किसी को लाता है, किसी की सरकार बनाता है तो फुल मेजॉरिटी ही देता है और इस वर्डिक्ट ने यह संकेत भी साफ कर दिया है कि बंगाल का हिंदू अब घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। घुसपैठी अब बांग्लादेश वापस जाने का रास्ता ढूंढेंगे। जो नेता मुस्लिम वोट को अपना फिक्स डिपॉजिट समझते थे, आज के नतीजों ने उन नेताओं का मुस्लिम वोट वाला फिक्स डिपॉजिट भी तोड़ दिया। आज तुष्टीकरण करने वाले, सिंडिकेट चलाने वाले, गुंडों को छूट देने वाले नेताओं को यह भी समझ में आ गया कि गुंडों के दम पर चुनाव में सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन ही होता है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने बंगाल को एक नई बीजेपी दी है। 5 साल तक बीजेपी लड़ती रही, कोरबो, लोड़बो, जीतबो के मंत्र पर चलती रही। 21 के चुनाव के बाद से लेकर अब तक टीएमसी समर्थित गुंडों ने बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का कत्ल किया। इन 5 सालों तक बंगाल लगातार खून से लाल होता रहा, मगर आज वही बंगाल भगवा और गुलाल हो चुका है। बंगाल की इस लड़ाई को बीजेपी ने अपने खून से सींचा है। आज का रिजल्ट उसी का नतीजा है। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है।
आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें ममता बनर्जी बगैर किसी नैरेटिव के लड़ी। वो और उनकी पार्टी के नेता सिर्फ मोदी पर ही अटैक करते रहे, जबकि दूसरी तरफ मोदी ने नैरेटिव सेट किया। महिला सुरक्षा से लेकर महिला आरक्षण तक, घुसपैठियों वाले खतरे से लेकर हिंदुओं को एकजुट करने तक, टीएमसी के सिंडिकेट राज से लेकर टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी तक, बीजेपी ने हर मुद्दे को जमीन पर उतारा और इसका सीधा इंपैक्ट वोटर्स के दिल और दिमाग पर पड़ा। फिर क्या हुआ, ये दो नक्शों की मदद से समझिए। बाईं तरफ वाला पहला नक्शा 2021 विधानसभा चुनाव का है। तब साउथ बंगाल से लेकर नॉर्थ बंगाल और राढ़ रीजन तक सब कुछ हरा हरा था। मगर समय का फेर देखिए, 5 साल पहले बंगाल का जो नक्शा हरा हरा दिख रहा था, आज वही नक्शा पूरी तरह भगवामय हो चुका है। मोदी से आमने सामने की टक्कर में ममता हारी तो ऐसी हारी कि हर जगह हारती ही चली गई। दीदी का जिन इलाकों पर एक छत्र राज हुआ करता था, मोदी ने उसे पूरी तरह से धराशायी कर दिया। और यही पैटर्न ग्रेटर कोलकाता की 35 और साउथ बंगाल की 163 सीटों पर भी दिखा। ग्रेटर कोलकाता में बीजेपी ने 20 सीटें निकाल ली, टीएमसी 14 पर अटक गई, 1 सीट ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट को मिला। साउथ बंगाल में भी बीजेपी ने 60 से ज्यादा सीटें बटोर ली। और इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि हिंदुओं ने अब की बार दिल खोलकर वोटिंग की। हिंदुत्व की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी बंगाल में आकर के हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाती थी। यह पहला स्टेट है जहां मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, सेन, गुप्ता, घोष सब के सब टीएमसी को वोट देते थे, लेफ्ट को चूज करते थे। लेकिन इस बार माहौल बदल गया। बंगाल के हिंदुओं ने सिर्फ मोदी पर ट्रस्ट किया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। बाबरी का भूत भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। बीजेपी ने बेलडांगा सीट भी निकाल ली। 3 तलाक से लेकर बाबरी तक सब इसी के आसपास हुआ। बंगाल के हिंदुओं ने अब की बार क्लैरिटी दे दी है कि अब हिंदू हिंदू ही रहेगा, चाहे वो बंगाली हिंदू हो, बिहारी हिंदू हो, यूपी का हिंदू हो, असम का हिंदू हो या महाराष्ट्र का हिंदू हो। हिंदू अब जात पात में नहीं बटेगा, मोदी विरोधियों के जाल में नहीं फंसेगा, हिंदू होकर ही वोट करेगा। और बंगाल के इस नतीजे का असर अब दूर दूर तक होगा। रही बात तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों की, तो बंगाल ने उन्हें भी सबक दे दिया है, क्योंकि इस बार बंगाल का मुसलमान वोटर 5 टुकड़ों में बंट गया। टीएमसी, आईएसएफ, लेफ्ट, कांग्रेस, हुमायूं कबीर सबने अपने अपने हिस्से का मुस्लिम वोट बटोरा। लेकिन नुकसान दीदी का कर दिया, क्योंकि जिन सीटों पर मुस्लिम वोट करीब 50% है, उनमें से 9 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही थी, लेकिन उन्हीं में से 5 सीटों पर कांग्रेस और दूसरे दलों ने बढ़त बनाई हुई थी। आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है
जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। और उसका सीधा फायदा मोदी को हो गया। हिंदू वोट का ऐसा जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ कि वो मोदी के लिए सीटों में तब्दील हो गया। नोट करने वाली बात यह भी है कि बंगाल में उन्हीं ममता का, तमिलनाडु में उन्हीं स्टालिन का नुकसान हुआ जिन्होंने 2024 में मोदी को 240 पर रोका था। मगर अब ममता और स्टालिन दोनों खुद ही चले गए। इसका मतलब यह है कि 2026 में ही मोदी की 2029 वाली राह भी आसान हो गई है। मोदी को टक्कर देने वाला फिलहाल हिंदुस्तान की राजनीति में दूर दूर तक कोई नहीं है।